सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। इंटरव्यू, यह शब्द तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो जब कोई किसी काम के लिए या कोई जॉब ढूंढने के लिए किसी के पास जाता है तो वहाँ पर जो बातचीत होती है उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। तो इसी साक्षात्कार पर आधारित एक पाठ है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखो, पाठ का नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी है। तो तिवारी जी का जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो कौन सी है। फिर भी कुछ रह जाएगा, एक कविता संग्रह। अज्ञेय पत्रावली, ए निबंध। अंतहीन आकाश, ये यात्रा यानी यात्रा वर्णन। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, ये यात्रा संस्मरण है। अस्थि और भवती, ये आत्मकथा है। बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि इन्होंने रचनाएं की है। तो थोड़ा सा गद्य संबंधी जानते हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। यानी ये जो पाठ है वह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी और अमृतलाल नागर, इन दोनों के बीच में हुई बातचीत पर है और इसीलिए यहाँ साक्षात्कार कहा है। तो ये साक्षात्कार किन लोगों के बीच में है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी और अमृतलाल नागर जी, ये दोनों भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो तिवारी जी कहते हैं, देखो, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तो इसमें कठिन शब्दार्थ है आरंभ। आरंभ यानी शुरुआत, माहौल यानी वातावरण। तो देखो, तिवारी जी नागर जी से कौन सा सवाल पूछते हैं, तो वह पूछते हैं जब आपने लेखन कार्य शुरू किया तब उस समय की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। और इसीलिए वह कहते हैं आपने जब लिखना शुरू किया उस समय साहित्यिक माहौल क्या था, यानी जो भी लेखक लिख रहे थे उसका माहौल किस तरह का था, यानी किस तरह का लेखन उस समय किया जाता था और किन लोगों से प्रेरणा आपको लिखने के लिए मिली और आपके सामने जो आदर्श लेखक थे वह कौन थे। इस तरह का सवाल तिवारी जी नागर जी से करते हैं। तो नागर जी जवाब देते हैं। तो देखो वह क्या जवाब देते हैं। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरतचंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती
1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। अब देखो इसमें सारे शब्दार्थ आसान हैं, तो देखते हैं इसका अर्थ वह क्या कहते हैं, यानी जवाब क्या देते हैं। तो वह कहते हैं मैंने पहले लिखना नहीं, मैंने पहले पढ़ना शुरू किया। अब देखो उन्होंने क्या पढ़ा, तो उन्होंने सबसे पहले कवियों को ही पढ़ा, यानी कवियों ने जो कविता संग्रह लिखे थे वह कविता संग्रह पढ़े। तो किनके कविता संग्रह पढ़े, तो सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं उन्होंने ज़्यादा पढ़ी। आगे वह कहते हैं छापे का अक्षर उनका पहला मित्र था। उनके घर पर 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे उनके पिताजी। उन पत्रिकाओं के नाम थे सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उस समय वह कहते हैं उनके सामने प्रेमचंद का साहित्य था। तो देखो प्रेमचंद जी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। प्रेमचंद, कौशिक के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। तो प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यास प्रसिद्ध है, जैसे कि गोदान, गबन आदि उनके उपन्यासों के नाम हैं। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरतचंद्र को बाद में। अब देखो ये लेखक के नाम बता रहे हैं। बंकिम के उपन्यास उन्होंने पढ़े, उसके बाद शरतचंद्र की किताबें पढ़ी। उसके आगे वह कहते हैं प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती ये उन्होंने 1930 के आसपास पढ़ा। अब देखो वह कहते हैं उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय उन्होंने पढ़ा था, यानी उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था लिखने से पहले, और इसीलिए वह कहते हैं कि मैंने पहले लिखना नहीं, मैंने पहले पढ़ना शुरू किया। और यहाँ पर वह अनेक लेखकों के नाम बताते हैं, जिसमें सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, प्रेमचंद है, कौशिक है, उसके बाद प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, ऐसे लेखकों के नाम वह बताते हैं। तो उस पर तिवारी जी फिर एक सवाल पूछते हैं। तो देखो सवाल है, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तो इस पर तिवारी जी पूछते हैं कि क्या आपके लेखन के आदर्श यही रहे? तो देखो नागर जी कहते हैं नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में। लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी कब लो कहाँ लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। अब देखो नागर जी तिवारी जी के इस सवाल का, यानी आदर्श लेखक ही ये लेखन के आदर्श रहे, वो बताते हैं कि या ये जो आपने लेखक के नाम बताए, क्या उनका लेखन ही आपके लिए आदर्श रहा या वही लेखक आपके लिए आदर्श रहे? तो नागर जी बताते हैं जी नहीं, कोई आदर्श नहीं, क्योंकि वह उस समय सिर्फ पढ़ने का आनंद उठा रहे थे। और इसीलिए वह कहते हैं मैंने सबसे पहली जो मैंने कविता की वह कब की, तो जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, यानी समय कौन सा है, 19 कौन सा था, तो 1928 से 1929 तक का समय था। उस समय लाठीचार्ज हुआ था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय का, यानी बहिष्कार के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाठीचार्ज के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो उस समय उन्हें एक कविता सूझी, या उन्होंने उस समय एक कविता लिखी जिसका नाम था कब लो कहाँ लाठी खाए, और यही उनकी पहली कविता थी, और यहाँ से ही उन्होंने लेखन का आरंभ किया। तो तिवारी जी फिर उनसे एक सवाल पूछते हैं। तिवारी जी पूछते हैं इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? अब देखो वह क्या पूछते हैं कि एक राजनीतिक घटना, जैसे कि यहाँ पर बताया था कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के बारे में, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो ये सब उन्होंने बताया। तो इसके ऊपर वह एक प्रश्न पूछते हैं कि तो फिर आप राजनीति में क्यों नहीं गए?
तो नागर जी इसका जवाब देते हैं, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में। अपशगुन तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रदेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो देखो नागर जी जवाब देते हैं, वह कहते हैं मेरे पिताजी जो थे वह सरकारी कर्मचारी थे। अब देखो जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है उनके घर का कोई सदस्य अगर विद्रोह करता है तो उस सरकारी कर्मचारी को काम से निकाल दिया जाता था, और इसीलिए नागर जी के जो पिताजी थे वह सरकारी कर्मचारी थे और वह उस वजह से नागर जी को राजनीति में नहीं जाने दे रहे थे। और इसीलिए वह कहते हैं कि मेरी पहली कहानी छपी 1933 में अपशगुन। देखो ये उनका पहला कहानी जो उन्होंने लिखी जिसका नाम था अपशगुन, और वह कहते हैं उस समय गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे और चंडी प्रसाद रदेश ये लेखकों के नाम हैं। तो चंडी प्रसाद रदेश थे जिनके लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यानी चंडी प्रसाद रदेश जो थे उनका लेखन नागर जी को बहुत अधिक अच्छा लगा। तो इस पर तिवारी जी फिर एक सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? तो देखो वह पूछते हैं कि उस समय गांधी जी जो थे उनके व्यक्तित्व का तुम पर कुछ प्रभाव पड़ा था, यानी लेखन कार्य पर। तो नागर जी बताते हैं हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। अब देखो नागर जी के पिताजी उन्हें राजनीति में नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी थे, और इसीलिए नागर जी तिवारी जी से कहते हैं कि उन्होंने मुझे रोका और यही मेरे लिए अच्छी बात हो गई। अब देखो वह अच्छी बात क्यों कहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं लेखन के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ से आगे उन्होंने लिखने की ओर ज़्यादा ध्यान दे दिया। देखो तिवारी जी फिर पूछते हैं आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? देखो तिवारी जी का सवाल क्या है कि जो नागर जी का लेखन है उसमें गरीबों के प्रति करुणा दिखाई देती है, और उनके लेखन को पढ़कर ही तिवारी जी जो है वह नागर जी से सवाल करते हैं कि आपका जो लेखन है उसमें गरीबों के प्रति जो करुणा है वह दिखाई देती है, तो वह किससे प्रभावित है, इस तरह का सवाल वह करते हैं। तो इसका जवाब भी नागर जी बहुत अच्छी तरह से देते हैं। वह कहते हैं वह जो अपने समाज से ही उभरी थी, मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। देखो तिवारी जी का जो सवाल था कि गरीबों के प्रति जो करुणा है तुम्हारे लेखन कार्य में, उस पर किसका प्रभाव था तुम पर, तो वह बताते हैं कि उनके जो पिताजी थे वह बहुत ही, देखो वह कहते हैं कि उनके पिताजी जो थे वह उनमें एक अद्भुत गुण था, और जैसे कहते हैं कि इंसानियत होना, कि दूसरों के दुख दर्द को समझना, और इसीलिए वह नागर जी कहते हैं कि हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे, यानी घर में मिलने वाले संस्कार जिसे कहते हैं, इसे पारिवारिक संस्कार कहा जाता है। तो वह कहते हैं मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। तो वह गुण कौन सा था, तो वह किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। यानी अगर कहा या किसी के घर पर कोई दुर्घटना घटित हुई या कोई व्यक्ति दुख में है या दुख दर्द में है तो उसके पास वह जल्दी पहुंच जाते थे, और इसका प्रभाव भी ज़्यादा तौर पर नागर जी पर पड़ा।
तो तिवारी जी फिर उनसे पूछते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो देखो क्या पूछते हैं वह कि उस समय, यानी जब नागर जी लिख रहे थे, नागर जी के समय में तिवारी जी पूछते हैं कि आपके समय में क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, तो उसका प्रभाव कुछ आप पर पड़ा? तो नागर जी कहते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। यानी देखो, आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारक लड़ रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। काकोरी कांड जो है वह आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। तो इसीलिए नागर जी बताते हैं कि जो काकोरी कांड हुआ था, उस समय पिताजी ने मुझे डांटा था, क्योंकि वह उन्हें राजनीति में नहीं जाने देना चाहते थे, और इसीलिए वह कहते हैं आगे कि 1921 से ये जो आंदोलन थे वो और ज़्यादा तेज हो गए थे। तो तिवारी जी फिर पूछते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो देखो सवाल क्या है, तो सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा, इस तरह का सवाल वह पूछते हैं। तो नागर जी जवाब देते हैं, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। देखो वह क्या कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे नागर जी के, तो वो सामाजिक आंदोलन में जाने से उन्हें नहीं रोकते थे, और इसीलिए वह कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। अब देखो वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और नागर जी इनकी भेंट कब हुई, यह वह बताते हैं। तो वह बताते हैं कि 1933 में हमारी भेंट हुई। तो किस वजह से हुई है, वजह भी इन्होंने बताई है। तो उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, और उसी समय नागर जी का छोटा भाई वहीं पर दाखिल था, और इसीलिए वह बताते हैं कि उस समय मेरी नेहरू जी से भेंट हुई थी। नेहरू जी जेल में थे, उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती रहती थी। यानी जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मुझे हमेशा मिलते थे, वहीं पर हम दोनों की फिर से भेंट हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल से छूटे। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। यह नागर जी जो है वह तिवारी जी से बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके साथ मैं खूब बातें करता था, खूब यानी बहुत सारी। तो फिर तिवारी जी उनसे पूछते हैं, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तो नागर जी बताते हैं, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में, बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो नागर जी बताते हैं कि उनके पहले उपन्यास का नाम महाकाल था, जो उन्होंने 1944 में लिखा, लेकिन उसे छपा गया 1946 में। और वह ये भी बताते हैं कि जब वह बंगाल से लौटे थे तभी उन्होंने यह उपन्यास लिखा था। तो तिवारी जी फिर पूछते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? तो नागर जी कहते हैं, हाँ। यानी देखो, जो नागर जी का पहला उपन्यास था महाकाल, जो छपा 1946 में, और फिर उसको नाम मिला भूख, और जो प्रकाशित हुआ भूख इस नाम से। तो नागर जी हाँ कहते हैं। फिर तिवारी जी उनसे पूछते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? अब देखो तिवारी जी जो है वह बहुत सारे सवाल जो है नागर जी से कर रहे हैं।
वह पूछते हैं कि नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे, यानी किन किन लेखकों का आप पर प्रभाव पड़ा। इस तरह का सवाल तिवारी जी फिर से नागर जी से पूछते हैं। तो यहाँ से आगे जो साक्षात्कार है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।